सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, रीड के लिए यूजफुल टॉपिक्स आपके लिए यूट्यूब पे लेकर आ रहे हैं। 3 ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच की जो अक्सर आपको परीक्षा में हल्की फुल्की दिक्कत करते हैं। अपने आप में जो सेंटेंस ही कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग देता है। इंपॉर्टेंट बात है, ये फोकस करता है यूज ऑफ अपोजिट वर्ड्स पे, ये ना भूलें। देखिए, बहुत पॉपुलर से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है, ऑक्सीमोरन का। हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक इंग्लिश जोन के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिवादन। फ्रेंड्स, हम लोग कुछ सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए, रीड के लिए यूजफुल टॉपिक्स आपके लिए यूट्यूब पे लेकर आ रहे हैं। आशा है आप इनका लाभ उठाते होंगे, बेनिफिट आपको हो रहा होगा इन क्लासेस से। और अगर आपको बेनिफिट रियल में हो रहा है तो क्लासेस को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोशिश रहेगी मेरी कि आप तक सारे यूजफुल टॉपिक जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में आपकी मदद कर सकते हैं, वो सारा मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आज के इस स्पेशल सेशन में हम लोग बात करेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच को कंटिन्यू करते हुए 3 ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच की जो अक्सर आपको परीक्षा में हल्की फुल्की दिक्कत करते हैं। जी हाँ, ऑक्सीमोरन, पैराडॉक्स और एंटीथेसिस, ये तीनों जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं आमतौर पर परीक्षा में आपको कंफ्यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ऑक्सीमोरन की, ठीक है। तो देखते हैं ऑक्सीमोरन है क्या, पहले इस पर नज़र डालें। काफ़ी ब्रीफ सेशन रहेगा लेकिन बहुत यूजफुल रहने वाला है, तो प्लीज़ एंड तक आपको पूरा ये वीडियो देखना है। और फिर हम लोग अब नेक्स्ट सेशन में फिगर्स ऑफ स्पीच की एक एक्सरसाइज लेकर आएंगे, ताकि आप कैसा सीख रहे हैं, आप अपना सेल्फ एनालिसिस ज़रूर करें, टेस्ट ज़रूर दें। और 1-2 दिन बाद मैं आपके बीच में लाइव भी आने वाला हूं, ताकि आपके जो भी क्वेरीज हैं उनको मैं आंसर कर पाऊं और आप भी अपने मन की बातें मुझ तक साझा कर पाएं। ओके, तो पहले बात करेंगे ऑक्सीमोरन की। देखिए क्या कह रहे हैं। ऑक्सीमोरन जो है, ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच बाय 2 कॉन्ट्राडिक्टरी। अब देखो, 2 विरोधाभासी वर्ड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे नोट करने लायक है वर्ड्स। कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स आर जक्सटापोज्ड, उनको साथ साथ रखा जाता है। 2 कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को जक्सटापोज किया जाता है, साथ साथ रखा जाता है, प्लेस्ड साइड बाय साइड, बिल्कुल आसपास में 2 अपोजिट वर्ड्स कह लीजिए, कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग देने वाले वर्ड्स को साथ साथ रखा जाता है। एन ऑक्सीमोरन इज द पार्ट ऑफ फ्रेज। ये देखो, ये भी ध्यान रखना। एक तो होता है पूरा क्लोज सेंटेंस, अपने आप में जो सेंटेंस ही कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग देता है या एम्बिगुअस फील होता है, वो तो होता है आपके पैराडॉक्स। और पैराडॉक्स जो है वो एक सेंटेंस होता है, और वो सेंटेंस क्या होता है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है, अपने आप में खुद का ही विरोध करता हुआ प्रतीत होता है ना। तो पैराडॉक्स जो है वो तो एक क्लोज है, या यूं कह लीजिए सिंपल भाषा में एक सेंटेंस है। यहां पे फ्रेज के पार्ट बनते हैं 2 अपोजिट वर्ड्स। इंपॉर्टेंट बात है, ये फोकस करता है यूज ऑफ अपोजिट वर्ड्स पे, ये ना भूलें, ठीक है। कंबाइनिंग 2 अपोजिट वर्ड, ऐसी फ्रेज जो 2 अपोजिट वर्ड्स को कंबाइन करती है, जोड़ती हैं। इट इज रिलेटेड टू वर्ड्स, ये शब्दों से जुड़ी बात है। ऑक्सीमोरन है, इसका संबंध केवल 2 अपोजिट वर्ड से जुड़ी बात है ना। एक फ्रेज में 2 अपोजिट वर्ड्स एकदम साथ साथ जक्सटापोज किया हो तो समझ लीजिए वो ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, बहुत पॉपुलर से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है, ऑक्सीमोरन का। पार्टिंग, बिछड़ना, इज सच अ स्वीट सॉरो। अब देखो, स्वीट सॉरो, मीठा दुख। अब बताइए, दुख कोई मीठा होता है क्या? दुख तो कैसा होता है भाई, एक्सपीरियंस करने में बिटर होता है। लेकिन शेक्सपियर साहब ने एक तरह से 2 अपोजिट वर्ड्स यहां पे एक साथ साथ जक्सटापोज कर दिए हैं।
तो ये किसका उदाहरण हुआ? ऑक्सीमोरन का हुआ। देखिए, रोमियो एंड जूलियट का था। सेकंड है ओ ब्रॉलिंग लव। अब देखो, ब्रॉलिंग लव, ब्रॉल का मतलब होता है झगड़ालू, ग्रुप ऑफ पीपल झगड़ा करते हुए हो तो झगड़ने वाला लव। देखो, लव और झगड़ा दोनों बातें यहाँ पे साथ साथ पिरो दी गई हैं। तो ये दोनों वर्ड्स ऑक्सीमोरन के एग्जाम्पल है। फ्रेज है, ऑब्वियसली फ्रेज है, ये कोई सेंटेंस नहीं है, इसमें कोई वर्ब नहीं है, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है ना। तो यहाँ पर ये एक फ्रेज दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स को जक्सटापोज किए हुए, साथ साथ रखे हुए हैं, तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यस ऑक्सीमोरन। अ लविंग हेट। अब देखो, अब हेट और लव आपस में क्या है? दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, उनको एक साथ रख दिया गया है। ये भी शेक्सपियर का रोमियो एंड जूलियट में से लिया गया, तो ये भी ऑक्सीमोरन का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद देखिए, डार्कनेस विजिबल। अब देखो, डार्कनेस अंधेरा और फिर विजिबल। अब अंधेरे में कुछ दिखता है क्या, या अंधेरा विजिबल होता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स एक साथ पिरोए गए हैं। तो ये भी जॉन मिल्टन का बहुत ही पॉपुलर पैराडाइज लॉस्ट जो एपिक हैं उसमें से ली गई एक एग्जाम्पल है, किसका? ऑक्सीमोरन का। उसके बाद देखो, टेरिबल ब्यूटी। अब बताओ, ब्यूटी टेरिबल होती है क्या? भयानक सुंदरता। तो आपस में दो एक तरह से अपोजिट वर्ड्स हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो ऑक्सीमोरन होता है उसमें जो दो अपोजिट वर्ड्स जक्सटापोज किए होते हैं, साथ साथ रखे गए होते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वो दो नाउन्स हों या दो वर्ब्स ही हों या दो एडजेक्टिव्स हों, यानी उसकी पार्ट्स ऑफ जो स्पीच है वो सिमिलर होना जरूरी नहीं है। अब देखो, टेरिबल एडजेक्टिव है और ब्यूटी क्या है? नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड्स तो हैं। अब देखो, डार्कनेस ये नाउन है और विजिबल ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो हो सकता है एक वर्ड नाउन हो, एक वर्ड एडजेक्टिव हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक वर्ड प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव हो और उसके साथ नाउन हो, है ना। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, उसके साथ नाउन भी हो सकता है। ठीक है। सीरियस वैनिटी। अब देखो, सीरियस वैनिटी, अब जो वैनिटी रखता है वो सीरियस नहीं होता, ऑब्वियसली दो अपोजिट चीजें हैं। तो यहाँ पे सीरियस क्या है? एडजेक्टिव है, वैनिटी नाउन है। एंड हैवी लाइटनेस। अब देखो, भारी हल्कापन। अब बताइए, हल्कापन भारी होता है क्या? अब देखो, हैवी एडजेक्टिव है और लाइटनेस नाउन है यहाँ पे। तो हो सकता है कि एक एडजेक्टिव एक नाउन हो सकता है कि दो वर्ब्स हो सकता है एक वर्ब और एक एडवर्ब हो। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो वर्ड्स डिफरेंट हो सकते हैं ऑक्सीमोरन में, लेकिन एक तरह से जब उन दोनों को जोड़कर मीनिंग निकाला जाए तो बिल्कुल अपोजिट सेंस देने वाले वर्ड्स होते हैं जो साथ साथ जक्सटापोज किए होते हैं, वो आपके ऑक्सीमोरन में होता है। ठीक है। अब ये जो लास्ट सेंटेंस है बड़ा अच्छा है, देखो बहुत पॉपुलर है। सी एक्सेप्टेड इट एज द काइंड क्रूअल्टी। अब देखो, सी एक्सेप्टेड इट एज द काइंड क्रूअल्टी ऑफ द सर्जन्स नाइफ। उसने इस चीज को स्वीकार कर लिया दयालु निर्दयता के रूप में। अब बताओ, निर्दयता दयालु हो सकती है क्या? लेकिन हो सकती है। आगे दिया देखो, सर्जन्स नाइफ, जो शल्य चिकित्सक होता है, डॉक्टर होता है, ऑपरेशन करने वाला, वो आपकी चमड़ी को काटता है ना। जो हड्डी वाला डॉक्टर होता है वो भी चमड़ी काटता है, फिर कई बार पेन भी फील होता है पेशेंट को, तो क्रूअल अपीयर होता है ना, क्योंकि उसका काम ही ऐसा प्रोफेशन कि उसको वहां पे क्रूअल्टी शो करनी होती है। लेकिन उस क्रूअल्टी में अल्टीमेटली काइंडनेस छुपी होती है, क्योंकि वो आपका बेटरमेंट चाहता है, वो आपका भला चाहता है, वो आपको क्यूर करना चाहता है, आपका उपचार करना चाहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक तरह से उसकी जो क्रूअल्टी है वो भी काइंड है, उस सेंस में यहाँ पे यूज किया गया। ब्यूटीफुल ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ ऑक्सीमोरन के एग्जाम्पल्स हैं। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना होता है कि ऑक्सीमोरन में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं वर्ड्स के ऊपर। वर्ड्स जो होते हैं
वो एक साथ साथ रखे जाते हैं, साइड बाय साइड उन्हें रख दिया जाता है, और वर्ड्स अपोजिट सेंस देने वाले होते हैं, आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। इज दैट क्लियर? तो कुल मिला के जो ऑक्सीमोरन में जो दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं वो फ्रेज का हिस्सा होते हैं, ये आपको ध्यान रखना, बस इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? ओके। अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरी चीज आपको अक्सर तकलीफ देती है परीक्षाओं में, वो है दोस्तों एंटीथेसिस। एंटीथेसिस नहीं होता, एंटीथेसिस होता है। तो एंटीथेसिस की बात करेंगे। ये क्या है? अ कंट्रास्ट। देखो ये तीनों कौन से? ऑक्सीमोरन प्लस एंटीथेसिस प्लस पैराडॉक्स, ये तीनों ही कंट्रास्ट बेस्ड फिगर ऑफ स्पीच है, लेकिन तीनों में हल्का फुल्का डिफरेंस है। अब हम लोग समझ रहे हैं एंटीथेसिस को। अ कंट्रास्ट और अपोजिशन इन द मीनिंग ऑफ टू कंटिन्यूअस फ्रेजेस, दो लगातार फ्रेजेस होती हैं, और क्लोजेस, देखो क्लोजेस भी हो सकते हैं। दैट मैनिफेस्ट, यहां पे दैट का टी छोटा कर लीजिए। जो फ्रेजेस और क्लोजेस जो कि मैनिफेस्ट करती हैं, प्रदर्शित करती हैं पैरेललिज्म। अब देखो पैरेललिज्म क्या है? दो समान स्ट्रक्चर को बिल्कुल पैरेलल तरीके से साथ साथ रखा जाए। याद रखें, एक फ्रेज में दो वर्ड्स आ गए तब तो ऑक्सीमोरन हो गया, लेकिन दो समान किस्म की फ्रेजेस, स्ट्रक्चर उनका सिमिलर हो, पैरेललिज्म को फॉलो करें, द फ्रेजेस और क्लोजेस हैव सिमिलर वर्ड ऑर्डर। अब से दो क्लोज हो सकते हैं, दो फ्रेजेस हो सकती हैं, उनमें जो वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, SVA। इन्वर्सन है तो दोनों ही फ्रेजेस में इन्वर्शन होना चाहिए, दोनों ही क्लोजेस में इन्वर्शन होना चाहिए, सिमिलरिटी होनी चाहिए। आप उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, आप उनका सिंटैक्स देखेंगे तो दोनों फ्रेजेस या दोनों क्लोजेस एक जैसे ग्रामेटिकल एलिमेंट्स से बनी होती हैं, ये जरूर ध्यान रखना। तो हैव सिमिलर वर्ड ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर इन देयर सिंटैक्स, उनकी जो वाक्य रचना होती है सिंटैक्स में, वो दोनों फ्रेजेस या दोनों क्लोजेस एक जैसे दिखाई देते हैं, वर्ड ऑर्डर उनका एक जैसा होता है। जक्सटापोजिशन होता है, मतलब साथ साथ रखा जाता है अपोजिट आइडियाज को। अब इसमें भी देखो अपोजिट वर्ड्स नहीं है, इसमें दो फ्रेजेस हैं या दो क्लोजेस हैं जिनको जक्सटापोज किया गया है, और वो दोनों फ्रेजेस और दोनों क्लोजेस कैसा मीनिंग देते हैं? कंट्रास्टिंग मीनिंग देते हैं, अपोजिट मीनिंग देते हैं। तो ये भी एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है एंटीथेसिस जो कंट्रास्ट एक्सप्रेस करता है। लेकिन इसमें ऑक्सीमोरन में और एंटीथेसिस में फर्क क्या दोस्तों? ऑक्सीमोरन केवल वर्ड बेस्ड काम होता है, और एंटीथेसिस जो होता है उसमें, एंटीथेसिस में दो फ्रेजेस एक जैसी दिखने वाले, दो क्लोजेस एक जैसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के, उनको साथ साथ जक्सटापोज किया जाता है, तो वो उदाहरण बन जाता है एंटीथेसिस का। ओके, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। बड़ा पॉपुलर आपने एक एग्जांपल सुना होगा, गॉड मेड द कंट्री, मैन मेड द टाउन। अब आप देखिए स्ट्रक्चर कितना बढ़िया है, एक जैसा आपको दिखेगा। गॉड मेड द कंट्री और मैन मेड द टाउन। अब ये कॉन्ट्रास्ट कैसे है कि ईश्वर ने तो देहाती इलाका, ग्रामीण इलाका बनाया, और मनुष्य ने कस्बे बनाए शोर शराबे वाले, पोल्यूशन वाले, है ना। तो दोनों की बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हो गई। अब यहां पे देखो स्ट्रक्चर क्या है, SVO, और ये भी स्ट्रक्चर SVO। तो दो कंट्रास्टिंग क्लोजेस को यहां पे जक्सटापोज किया गया इस सेंटेंस में, है ना। गॉड मेड द कंट्री और मैन मेड द टाउन, दो कंट्रास्टिंग क्लोजेस, डिफरेंट या अपोजिट मीनिंग देने वाले क्लोजेस को जक्सटापोज किया गया है। तो ये एग्जाम्पल किसका माना जाएगा दोस्तों?
एंटीथेसिस का माना जाएगा। किसका? एंटीथेसिस का एग्जाम्पल इसको माना जाएगा। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं। देखो, विलिंग टू वुंड, वाउंड नहीं पढ़ना, वाउंड तो विंड, जो वाइंड होता है, सॉरी, चाबी भरना, उसकी सेकेंड फॉर्म होती है वाउंड। वाउंड यहाँ पे घाव, जख्म देना, वुंड को वर्ब के रूप में यूज किया है। इच्छुक हैं घाव देने को, एंड यट अफ्रेड टू स्ट्राइक। ठीक है, ये कोई बात नहीं, कंजंक्शंस हैं, इनको नहीं देखना है। अब ये जो दो फ्रेजेस हैं, देखो, ये एडजेक्टिव हैं। विलिंग एडजेक्टिव के साथ प्रेपोजिशन है मॉडिफायर के रूप में। विलिंग टू वुंड ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। एडजेक्टिव प्लस प्रेपोजिशन, ये क्या है? एक फ्रेज ही हुई, क्लोज नहीं है, क्योंकि कोई मैन वर्ब नहीं है यहाँ पे, है ना, कोई सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है। तो और ये भी देखो फ्रेज है, एफ्रेड भी एडजेक्टिव है, और फिर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज से मॉडिफाई हुआ। तो दो एडजेक्टिव फ्रेजेस को यहाँ पे एक तरह से जक्सटापोज किया गया है। तो उदाहरण काय का हुआ दोस्तों? एंटीथेसिस का हुआ। ओके, अगला देखें, मैरिज हैज मेनी पेन्स। देखो, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, है ना। जो पजेसिव वर्ब्स होती हैं, या पजेसिव वर्ब मैन तो हैव मान लीजिए, हैव को जब पजेसिव सेंस में यूज किया जाता है तो वो ऑब्जेक्ट लेती है ना। हालांकि पेसिवेबल नहीं है, जरूरी नहीं होता कि हर ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ऑब्जेक्ट हो वो पेसिवेबल हो, एक्टिव कॉन्स्टेंट की वर्ब है। तो मैरिज हैज मेनी पेन्स, विवाह कई तकलीफें रखती है। विवाह जो ऐसी संस्था है, अपने आप में विवाह बहुत तकलीफें देने वाली चीज होती है। बट सेलिबेसी, लेकिन ब्रह्मचर्य, हैज नो प्लेजर्स, उसमें भी कोई आनंद की बात नहीं है। यानी देखो, इधर तो आप कह रहे हो विवाह तकलीफदायक है, तकलीफदायक है, अपनी तकलीफें रखता है, लेकिन अगर आप कुंवारे रह जाते हो, यानी सेलिब्रेट रह जाते हो, या ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तो उसमें भी कोई खुशी या आनंद की चीज नहीं है। तो पर क्या करें भाई? विवाह करें कि ब्रह्मचारी रहें? क्योंकि विवाह करें तो तकलीफें हैं, ब्रह्मचारी रहे तो उसमें भी आनंद नहीं। तो एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। लेकिन सेम देखो, क्लोज, SVO, SVO, दो क्लोजेस को जक्सटापोज किया गया, साथ साथ रखा गया, और दो विरोधाभासी आपस में विरोधाभासी बात करें तो ये एंटीथेसिस का उदाहरण है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। अब देखो, SV और फिर से SV, और दोनों विरोधाभासी बात है। ठीक है, स्पीच इज सिल्वरन, शांत रहना, सॉरी बोलना, स्पीच बोलना, इज सिल्वरन, है ना, चांदी जैसा है। बट साइलेंस, लेकिन चुप रहना, इज गोल्डन, सोने जैसा है, यानी ज्यादा कीमती है। स्पीच का अपना वर्थ है, लेकिन चुप रहने का उससे भी ज्यादा वर्थ है ना। चांदी का वर्थ कम होता है, सोने का वर्थ ज्यादा होता है। तो भाई चुप रहें कि बोलें? जब चुप रहने को भी वैल्यूएबल बताया गया, बोलने को भी वैल्यूएबल बताया गया, लेकिन चुप रहने को उससे ज्यादा वैल्यूएबल बताया गया। तो देखो, SVC लिंकिंग वर्ब है ना, SMR, वॉज वर्ब, बी के फॉर्म्स, लिंकिंग वर्ब, फिर कंजंक्शन आ गया, फिर वापस जक्सटापोज कर दिया SVC। और बट कैसा कोऑर्डिनेटर है, कॉन्ट्रास्ट बताने वाला ही है ना। तो कहने की जरूरत नहीं है कि दो क्लोजेस में कॉन्ट्रास्ट बताए जा रहे हैं, क्यों? बट ये काम कर रहा, आपको कह रहा बेचारा, चिल्ला चिल्ला कर कह रहा कि भाई दो कॉन्ट्रास्टिंग क्लोजेस हैं, उनको कोऑर्डिनेट किए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, टू अर्र इज ह्यूमन, गलती करना मानवीय है ना। इन्फिनिटिव को सब्जेक्ट बनाया, इज वर्ब है, और ये सी हो गया कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट का। और टू फॉरगिव, फिर से देखो, क्षमा करना, इज डिवाइन, या इज अंडरस्टूड है, इसलिए रिपीट नहीं किया गया है, वापस SVC का पैटर्न है। तो एक जैसे दो यहाँ पे क्लोजेस को जक्सटापोज किया गया, साथ साथ रखा गया, तो ये भी एंटीथेसिस का ही एग्जाम्पल है दोस्तों। टू अर्र इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन, ये डिवाइन। ठीक है, गलती करना मानवीय है, लेकिन क्षमा करना ईश्वरीय है, दिव्य है।
ठीक है, ओके। तो ये आई होप एंटीथेसिस क्या होता है आपको समझ में आ गया। ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट वर्ड्स का जक्स्टापोजिशन होता है और एंटीथेसिस में दो अपोजिट सेंस देने वाली, कंट्रास्टिंग सेंस देने वाली फ्रेजेस या दो कंट्रास्टिंग सेंस देने वाले क्लोजेस को जक्स्टापोज किया हुआ होता है। क्लियर। अब बात करते हैं तीसरा कंट्रास्ट बेस्ड फिगर ऑफ स्पीच। ये देखो और उदाहरण है, नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस। मैं ऐसा नहीं कि सीजर को कम प्यार करता था, बट दैट आई लव्ड रोम मोर। लेकिन ज्यादा मैं रोम से प्यार करता था। तो दो क्लोजेस को बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, दैट आई लव्ड सीजर और दैट आई लव्ड रोम मोर, एक जैसे स्ट्रक्चर में, तो एंटीथेसिस है। मैनी आर कॉल्ड, ठीक है, एस और वी का कॉम्बिनेशन है पेसिव में, बट तो चलो कोऑर्डिनेटर है, दो कॉन्ट्रास्टिंग क्लोजेस को कोऑर्डिनेट कर रहा है। फ्यू फिर से सब्जेक्ट और आर चोजन पेसिव में वर्ब है। कईयों को बुलाया जाता है लेकिन न के बराबर लोगों को चुना जाता है, चूज किया जाता है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, ये बहुत पॉपुलर एक एंटीथेसिस है। सबसे अच्छे समय में से एक था और सबसे बुरे समय में से एक था, ठीक है ना। तो दो कंट्रास्टिंग बातें कही जा रही हैं, दो सेम तरह के क्लोजेस हैं। पेशेंस इज बेटर बट इट्स फ्रूट इज स्वीट। देखो बिटर, सॉरी, पेशेंस है वो बिटर है, कड़वी चीज है, बट इट्स फ्रूट इज स्वीट, लेकिन इसके जो फ्रूट हैं वो स्वीट है पेशेंस के। तो दो कंट्रास्टिंग बातें हैं, बिल्कुल SVC वाला पैटर्न रिपीट किया जा रहा है, SVC वाला पैटर्न रिपीट किया जा रहा है। तो दो क्लोजेस को जक्स्टापोज किया गया, तो एग्जाम्पल है एंटीथेसिस का। ओके, अब बात करते हैं तीसरा जो आपके कंट्रास्ट बेस्ड फिगर ऑफ स्पीच हैं, पैराडॉक्स, उसकी बात करते हैं। तो पैराडॉक्स क्या है? अ पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट दैट सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, जो अपने आप का विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, बट मे एक्चुअली कंटेन, लेकिन हो सकता है कि वो वास्तव में कंटेन करता हूं अ हिडन ट्रुथ, एक छुपा हुआ सत्य। आपको देखने में लगेगा ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है, एब्सर्ड सा लगेगा, बेतुका लगेगा, या हो सकता है कि आपको सरफेस पे देखने पे वो एकदम फॉल्स सी बात लगेगी, झूठी सी बात लगेगी, अपने आप को ही कॉन्ट्राडिक्ट करेगी, लेकिन ये स्टेटमेंट है, ये क्लोज है, ये इसका सीधा सीधा मामला सेंटेंस है। अब पैराडॉक्स ऑन इट्स सरफेस, सतह पे देखने पे तो लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है या एब्सर्ड लगता है, येट फिर भी ऑन डीपर ऑब्जर्वेशन, अगर हम गहरा उसका निरीक्षण करें, इंस्पेक्शन करें, तो मेक्स सम सेंस, उसका कोई न कोई मीनिंग जरूर निकलता है। कहने का मतलब इट कंटेन्स अ ट्रुथ बिलो इट्स सरफेस, सतह पे कोई आपको सच्चाई नजर नहीं आती है ना, एक तरह से विरोधाभासी कथन होता है। जो शब्द हैं पैराडॉक्स, ये अपने आप में इसका मतलब विरोधाभास है ना, लेकिन ये अपनी सतह के नीचे जाएं, डीपर आप इसका ऑब्जर्वेशन करें या इंस्पेक्शन करें, तो आपको कोई न कोई ट्रुथ जरूर नजर आता है। ठीक है, देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। अब इसको एंटीथेसिस नहीं मानना चाहिए या ऑक्सीमोरन भी नहीं मानना चाहिए, दो कंट्रास्टिंग बातें कही जा रही है। आई मस्ट बी क्रूअल, मुझे निर्दयी होना पड़ेगा, ओनली टू बी काइंड, किस लिए? दयालु बनने के लिए, यानी अभी मुझे फिलहाल निर्दयता दिखानी पड़ेगी और मेरी वो निर्दयता अल्टीमेटली मेरी दयालुता होगी, है ना। ऐसी सिचुएशंस लाइफ में आती है दोस्तों, जब एक फादर का एग्जांपल लो, कई बार स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, बच्चे को पनिश करना पड़ता है, तो बच्चे को आप उस समय क्रूअल अपीयर होते हो, लेकिन बाद में कुछ समय बाद आप देखते हो तो आपको लगता है कि पिताजी एक्चुअली ने दयालुता दिखाई, मेरा मर्डर नहीं किया, सिर्फ मेरे को पीटा, लेकिन मुझे सुधार दिया, तो एक तरह से वो दयालुता है ना। तो अब देखो यहाँ पे इसको एंटीथेसिस क्यों नहीं मान सकते? एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, पहली बात तो यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे फ्रेज है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब एक जैसा पैरेललिज्म नहीं है यहाँ पे,
एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। और ऑक्सीमोरन इतना दूर देखो, दो अपोजिट वर्ड्स नहीं आते, वो तो जक्स्टापोज साथ साथ ही रखे जाते हैं, दो अपोजिट वर्ड, तो अपन उनको ऑक्सीमोरन कह सकते हैं। तो ये अच्छा, ऑक्सीमोरन पैराडॉक्स के अंतर्गत ही आता है, कोई अलग चीज नहीं है। मतलब दो अपोजिट वर्ड को साथ रख के ऐसी बात कह दी, तब तो हम उन्हें ऑक्सीमोरन कह देंगे उस उदाहरण को। लेकिन दो अपोजिट वर्ड एकदम साथ साथ नहीं रखे गए तो वो पैराडॉक्स ही हैं। चीजें एक जैसी ही हैं, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर बेस्ड, दिखने में उनका क्या आउटलुक है, बाहर कैसी दिखती हैं, उसके आधार पे हमें फैसला करना होता है कि ऑक्सीमोरन पे जाएं या एंटीथेसिस पे जाएं या फिर पैराडॉक्स पे जाएं, वो आप उनको फैसला करना। ये शेक्सपियर का जो हैमलेट प्ले था उसमें से था। अब देखो, जॉर्ज ऑरवेल का एक बहुत पॉपुलर नॉवेल है एनिमल फार्म, उसमें से लिया गया है। यहाँ पे ये फुल स्टॉप भी गलत कर दिया गया है, हटा देते हैं। जॉर्ज ऑरवेल का एक बहुत पॉपुलर एक एलेगोरिकल नॉवेल है एनिमल फार्म, उसमें से है ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सारे जानवर समान हैं, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, लेकिन कुछ जानवर ज्यादा समान है दूसरों से। अरे यार, जब सारे एनिमल्स को आपने इक्वल कह दिया तो फिर कुछ एनिमल्स बच कहां से गए? और फिर कुछ एनिमल्स अगर ज्यादा इक्वल हो गए तो फिर बराबरी वाली बात ही नहीं रही। तो अपने आप में यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ठीक है ना। तो इसको आप उदाहरण मानेंगे किसका? पैराडॉक्स का, बिल्कुल। ओके, अगला देखें, वॉर इज पीस, तो बहुत पॉपुलर है जॉर्ज ऑरवेल का। कहा जा रहा है वॉर इज पीस, युद्ध शांति है, फ्रीडम इज स्लैवरी, स्वतंत्रता दास्ता या गुलामी है, और इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, इग्नोरेंस को स्ट्रेंथ माना जा रहा है, अज्ञानता शक्ति है। ओह माय गॉड, तीनों ही चीजें, तीनों ही जो क्लोजेस हैं बिल्कुल सेपरेट हैं, फुल स्टॉप का यूज किया गया है, जक्स्टापोज कुछ भी नहीं किया गया है। अब देखो, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, वॉर कैसे पीस हो सकती है, फ्रीडम कैसे स्लेवरी हो सकती है, इग्नोरेंस कैसे स्ट्रेंथ हो सकता है। लेकिन अगर आप इनमें डीप मीनिंग में जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सही बात कही जा रही है, कुछ न कुछ इसमें ट्रुथ है छुपा हुआ। तो ये एग्जाम्पल है जॉर्ज ऑरवेल के इसके आपके पैराडॉक्स का। ओके, अगला देखें, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, ये बहुत पॉपुलर है, विलियम वर्ड्सवर्थ का एक पोएम है, माई हार्ट लीप्स अप, है ना, मेरा दिल उछल पड़ता है, रेनबो उसमें से है, बहुत पॉपुलर है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, बच्चा मनुष्य का पिता है। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है? ये चाइल्ड जो है जीसस क्राइस्ट है। तो ईसा मसीह को मनुष्य के पिता के रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है, ये ट्रुथ है इसमें छुपा हुआ, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पैराडॉक्स है, काफी परीक्षाओं में पूछा हुआ है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। उसके बाद, इन दिस वर्ल्ड देयर आर ओनली टू ट्रेजेडीज, इस दुनिया में सिर्फ दो दुखांतिकाएं हैं, दुख की बातें हैं। क्या है? देखो, वन इज नॉट गेटिंग वन वांट्स, पहली जो ट्रेजेडी है वो ये है कि नॉट गेटिंग, नहीं पाना, वन वांट्स, एक व्यक्ति जो चीज चाहता है उसे नहीं पाना, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। एंड द अदर, दूसरी, इज गेटिंग इट, वो इसको पा लेना। अब देखो, पहली बात तो बताई जा रही ट्रेजेडी कि जिसको आप चाहते हो, जिस चीज को, वो नहीं पाना एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और दूसरी ट्रेजेडी क्या है? इसको पा लेना भी अपने आप में एक ट्रेजेडी है, ठीक है। तो विरोधाभासी बात है, पा लें तो ट्रेजेडी, नहीं पा लें तो ट्रेजेडी। दुनिया में सिर्फ दो ही ट्रेजेडी बताई गई है, तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, तो पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है। तो आई होप पैराडॉक्स जो होता है दोस्तों, वो एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, एक क्लोज होता है, और उसका मीनिंग थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। जब आप उसको प्रथम दृष्टया देखोगे तो आपको कॉन्ट्राडिक्टरी सेंस लगेगा, ये एब्सर्ड बेतुका सा सेंस लगेगा। लेकिन अगर आप उसके सरफेस के नीचे डीप झांकोगे तो आपको कोई न कोई ट्रुथ हिडन मिलेगा। ये पैराडॉक्स है। तो पैराडॉक्स में कोई फ्रेजेस या क्लोजेस को जक्स्टापोज नहीं किया जाता, वो एंटीथेसिस में किया जाता है,
और ऑक्सीमोरन में दो अपोजिट वर्ड्स को ही, वो उसमें केवल वर्ड तक ही सीमित है, वो साथ में सीमित कर दिया जाता है। ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि पैराडॉक्स का ही एक प्रकार ऑक्सीमोरन होता है, ये जरूर आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप इस सेशन में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि व्हाट एन ऑक्सीमोरन इज, व्हाट एन एंटीथेसिस इज, एंड व्हाट अ तीसरी चीज कौन सी पड़ी? यस, पैराडॉक्स इज। तीनों चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिगर्स ऑफ स्पीच के ऊपर बेस्ड एक एक्सरसाइज लाने की कोशिश करेंगे, और बहुत जल्द मैं आपके बीच में लाइव भी आने वाला हूं, उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाएगा। तो प्लीज, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आलस्य त्यागें, सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत यूजफुल होने जा रहा है। और अगली बात, अगर आपको क्लास वाकई में अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें। इज दैट क्लियर गाइज? थैंक यू सो मच।